नाज़रीन, इस हिस्से में हमने बात करनी है सानिया ज़हरा केस के बारे में। मरकज़ी मुलज़िम को अदालत की तरफ से सज़ा सुना दी गई है। ये केस क्या था? काफ़ी ये भी काफ़ी तवील हो गया ये केस, तवालत इख्तियार कर गया। इसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए। एक दफ़ा लग रहा था शायद मुलज़िम जो हैं वो बरी हो जाएंगे। हमारे साथ इस केस के जो वकील हैं वो मौजूद हैं। शहरियार आसिफ महबूब, एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट, एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि ये पहले बुनियादी तौर पर ज़रा नाज़रीन को एक दफ़ा रिकैप देते हैं कि ये जर्नी, ये केस था क्या? जी जनाब, मैं आपसे चाहूँगा, काफ़ी पहले कांग्रेचुलेशंस टू यू, थैंक यू। आपने ये केस जीता। बेस क्या थी इस केस को ज़रा समझाइएगा, सम अप कीजिएगा पूरा कि केस था क्या नाज़रीन के लिए। Thank you so much for inviting here and share the case with you. बेसिकली इसमें हुआ ये था कि सोशल मीडिया पे एक पिक्चर बहुत वायरल हुई कि एक बच्ची की नाश जो है पंखे के साथ लटकी हुई है, और उसके साथ वो एक हमारा एक सॉन्ग है कि वो उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया होगा दहलीज पार करा दे। इस पिक्चर ने उस बच्ची की और वो जो बाप का रिश्ता है, और जो हमारे यहाँ जो बच्चियाँ हैं जिस तरह वो ब्याह के जाती हैं ससुरालों में, उन्हें खौफ होता है, तो सोशल मीडिया पे भी आवाम में भी एक बड़ा एक ये आया कि जी कि ये ससुरालों में इस तरह तशद्दुद होना, इस किस्म के वाक़यात होना, काफ़ी दिल दहला देने वाला काफ़ी वो वाक़या था। पिक्चर इस किस्म की थी, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको कहा जी कि इट मस्ट बी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड। डिटेल्स मैंने कुछ रात भी बताई थी, डिसीजन के बाद मैं आपके नाजरीन के लिए बता देता हूँ। कॉल आई 15 पे इस खातून के जो बेचारी फौत हो गई सानिया ज़हरा के मियाँ ने कॉल की 15 पे कि जी मेरी बीवी दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, तो मैंने दरवाज़ा खोल के देखा है तो इसको वो उसकी जो है नाश लटक रही है, उसने ख़ुदकुशी कर ली, आप यहाँ पुलिस भिजवाएँ। एसएचओ न्यू मुल्तान कंसर्न एरिया लगता है, एसएचओ न्यू मुल्तान वहाँ पहुँचे तो उस एसएचओ को ये क्रेडिट जाता है, उसने वहाँ जाकर कुछ सस्पिशियस थिंग्स ऑब्ज़र्व की, तो और उसने कहा जी कि कोई इस किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा। और सबसे पहले तो उसने उनके घर वालों से पूछा कि क्या आप लोगों ने इस नाश को किसी ने हाथ लगाया? उसने कहा जी हमने हाथ नहीं लगाया। उन्होंने कहा जी क्या आपने इनके वालिदैन को, बच्ची, क्योंकि अपने ये वाक़या उसके ससुराल घर में हुआ जहाँ वो ब्याह के गई थी बच्ची, और क्या आपने उसके वालिदैन को बताया? उन्होंने कहा जी हमने नहीं बताया, हमारे ताल्लुकात उनसे ठीक नहीं है, हमने नहीं बताया। तो एसएचओ ने पहले कॉल की पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी, एक इदारा है जो कि एक्सपर्ट हैं एविडेंसेस कलेक्ट करने में, उनको कॉल की कि वो फौरी तौर पे मौके पर पहुँचें, और साथ ही उन्होंने कॉल की इसके वालिद को कि इस तरह आपकी बच्ची के साथ एक ये मसला हो गया, आप यहाँ आएँ। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के अपने एसओपीज़ हैं, उन्होंने वहाँ कार्डन किया और तकरीबन 2 घंटे तक उस कमरे में जितने शवाहिद वो ले सकते थे, उनका अपना एक तरीक़ेकार है, वाइट लाइट करते हैं, उसमें डीएनए, टच डीएनए और लेंथ ऑफ द रोप, उसके बाद फिर उन्होंने बच्ची का वज़न, जितनी एविडेंसेस वो कलेक्ट कर सकते थे उन्होंने वो तमाम एविडेंस, फिर पिक्चर्स, हाई डेफिनेशन कैमरास उनके पास हैं, पूरी किट के साथ वो आते हैं। हमारा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को ये क्रेडिट जाता है कि उसने हमारे मुल्क के ज़ैनब मर्डर केस को ट्रेस किया, उसमें उस कल्प्रिट को डीएनए के साथ, उन्होंने मोटरवे गैंग रेप केस में पीएफएसए को ये क्रेडिट जाता है कि उनकी जो है उनकी एविडेंसेस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो मुलजिम तक पहुँची। सिमिलरली जो इस साल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सज़ाए मौत का केस जो है बरकरार रखा एक फ़ैसले को निचली अदालतों के, वो था नूर मुकद्दम केस जी। और अब ये केस है सानिया ज़हरा, जिसमें पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी और पंजाब पुलिस, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, ये एक पेज पे थे। कॉर्पोरेट ऑफ पंजाब भी इस मामले की सेंसिटिविटी की वजह से दोनों पार्टीज़ को इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर मौका दिया गया कि आप ये अपने एविडेंसेस दें। यूजुअली हैपेंस ना कि आपके इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे ही ये केस जब ख़राब हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ही सही नहीं की जाती, तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन जो है आप कह रहे हैं बुनियादी तौर पर ठीक हुई। इस केस में शुरू में तो एक बात ये भी आपके नाज़रीन के लिए बता दूं कि जब एविडेंसेस सारी कलेक्ट कर दी तो उस बच्ची के वालिद साहब ने कहा जी कि मैं अभी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, मैं रिपोर्ट्स की रोशनी पे कोई भी कार्रवाई होगी करूँगा। ओके। तो वो तदफीन हो गई, लेकिन जब तदफीन करने के बाद हमारा जब कल्चर है, आदमी जब घर आते हैं वापस 1-2 बजे, तब वहाँ ख़वातीन ने कुछ बताई, ऐसी बातें चली कि जब गुस्ल दे रहे थे तो उस वक्त उस बच्ची के जिस्म, क्योंकि वो पिक्चर अगर आप देखेंगे उस पिक्चर पे तो ज़ाहिर तौर पे उसका जो चेहरा है, गर्दन है, उसके जो हाथ हैं और पाँव नज़र आ रहे हैं,
लेकिन बॉडी के वो पार्ट्स जो कि गुस्ल के वक्त देखे जा सकते थे, फीमेल ने देखे और उन्होंने इस तरह की बात की कि हमें कुछ तशद्दुद के निशानात नजर आए। फिर उसके वाले साहब ने FIR दर्ज करवाई, इसकी कब्र कुशाई हुई। इनिशियली जिस तरह हमारे यहाँ मर्डर केस की तफ्तीश एक सब इंस्पेक्टर को दी जाती है, इनिशियली इसकी तफ्तीश सब इंस्पेक्टर को दी गई, लेकिन क्योंकि अगेन लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था और वो चाहते थे कि ये इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, क्या ये वाकई ख़ुदकुशी थी या ये मर्डर था। तो इस पर फिर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी और वो SP साहिबान के लेवल की थी, जिसमें क्योंकि हम इस केस में अटैच रहे शुरू से, उन्होंने भरपूर मौका दोनों साइड्स को दिया कि आप अपनी एविडेंसेस दें कि ये ख़ुदकुशी थी अगर आपका मौक़िफ़ ये है, और PFSA या जो भी सरकमस्टांसेस थे वो इसमें सिर्फ एक बात पे सिर्फ PFSA नहीं और भी बहुत से सरकमस्टांसेस हैं। मिसाल के तौर पे देखें, ये उनका मौक़िफ़ था कि हमने जो है दरवाज़ा तोड़ा, लेकिन फोरेंसिक जो साइंटिस्ट है उन्होंने उस लॉक की काइंड भी लिखी कि ये लॉक ऐसा था जो कि अंदर की तरफ ये क्योंकि सिर्फ एक हैंडल लॉक की तरह का लॉक था जो कि अंदर की तरफ से भी बंद हो सकता था और बाहर की तरफ से बंद हो सकता था, क्योंकि जब SHO वहाँ मौके पे गया तो वो दरवाज़ा मुलज़मान फरीक के मुताबिक है जी हम तोड़ चुके थे, वो खोल नहीं रही थी। तो फोरेंसिक ने कहा कि ये दरवाज़ा बाहर से भी बंद हो सकता था, अंदर से भी। तो ये और उनका मौक़िफ़ ये था कि जी इस कमरे में दाखिल होने का एक ही रास्ता है, और देखिए हमने तो ये दरवाज़ा तोड़ा थी तो और तो कोई आया नहीं। तो इसमें इस किस्म की एविडेंसेस थी जिससे हमें सर ये इतना तवालत को इख्तियार कर गया केस, ओपन एंड शट केस लग रहा है, इन्वेस्टिगेशन में हर चीज़ मौजूद है, एविडेंस मौजूद है। देखिए जब वर्शन आ जाते हैं जी, इसमें देयर वाज नो आई विटनेस केस में तो बड़ा इजी हो जाता है कि जी किसने देखा, हमने देखा जी, अदालत को आके बताएं कि आपके सामने वाक़या हुआ। बट वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस तो प्रूफ कर रहे थे ना, इस पे ज़रा तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम सानिया ज़हरा केस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। शहरियार साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो एडवोकेट थे इस केस में सानिया ज़हरा की तरफ से। अब हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक केस जिसमें दावा ये किया जा रहा था कि ये जी ख़ुदकुशी है, उसमें हमने ये पहुंचना था कि मर्डर किस तरह किया गया, किस तरह ये अदालत इस नतीजे तक पहुंची कि ये वाकई ही एक मर्डर था और फिर सज़ाएँ सुनाई गई। जनाब काफ़ी पेचीदा केस लगता है इसमें कि पहले ये दावा किया जा रहा है कि ये जी ख़ुदकुशी है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी उसकी तरफ पॉइंट आउट करें कि शायद ये जो है वो मर्डर ही था। तो अदालत किस तरह इस नतीजे में पहुंची, पूरी ज़रा हमें जर्नी बताइएगा। देखिए, अदालत के सामने दो सवाल थे। नंबर 1 कि क्या ये वाकई ख़ुदकुशी है या ये एक मर्डर है। पहले तो अदालत ने इसको डिटरमिन करना था कि ये एक इस पे अपना माइंड क्लियर करे कि ये ख़ुदकुशी है या मर्डर है। और उसके बाद जब अदालत ने ये डिटरमिन कर लिया कि ये एक मर्डर है, अदालत के लिए फिर सेकंड स्टेप ये था कि जब अदालत ने ये एविडेंसेस की रोशनी में, इन्वेस्टिगेशन की रोशनी में जब ये डिटरमिन हो गया कि इट वाज नॉट अ सुसाइड, इट वाज अ मर्डर, तो अदालत के पास जो दूसरा सवाल ये था कि यस, इफ़ इट वाज अ मर्डर देन हु हैज़ मर्डर्ड दिस पुअर गर्ल। तो अब ये साबित करने के लिए कि ये एक ख़ुदकुशी नहीं, ये एक कत्ल था, उसके लिए देयर वर लॉट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस। मिसाल के तौर पे जब इन्वेस्टिगेशन हुई, हमारी पंजाब पुलिस ने थोरो इन्वेस्टिगेशन की है। वहाँ उनके घर में 10 मुल्ज़मान थे, उनके भी DNA लिए, उनके पॉलीग्राफी टेस्ट हुए, लाई डिटेक्शन टेस्ट जिन्हें कहते हैं, उन्हें पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ले जाया गया, हर किस्म की एविडेंसेस ली गई। ये एक जो मासी है जिसके बारे में कहा गया कि जी उसने सुबह दरवाज़ा जब नॉक किया, मुल्ज़मान फरीक का ये मौक़िफ़ था कि जी वो नॉक करती रही, तो जब अंदर से आवाज़ नहीं आ रही थी तो जी फिर मैंने आके घर वालों को बताया जी काफ़ी देर हो गई है जी वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा।
वो लेडी उनकी मुलाजमा है, वो कभी भी मुलजमान फरीक की तरफ से अदालत में उनके मौक़िफ़ की तायद के लिए पेश ही नहीं की गई। अच्छा जनाब, इसको कंप्लीट कीजिएगा इस बात को। मैं ज़रा ये जानना चाह रहा हूँ कि जो एफ़आईआर दर्ज कराई गई थी सानिया ज़हरा के वालिद साहब की तरफ से, उसमें किन किन लोगों को उन्होंने नामज़द किया था और फिर वो हम ज़रा हाँ जी, इसमें उन्होंने नामज़द किया था 6 मुलजमान को। जी। एक सानिया ज़हरा के ससुर, एक उनकी सास, हम्म, उसका शौहर अली रज़ा, देवर, एक नंद और एक अली रज़ा की जो पहली बीवी थी, जो कि उसने छुपा के शादी की हुई थी। क्योंकि ये एक, मैं नाज़रीन के लिए बता दूं, ये दोनों फैमिलीज़ पहले में रिलेटेड नहीं थी एक दूसरे से, जिस तरह एक रिश्ता होता है। और ये भी उसके वालिद साहब ने बाद में एक एफ़आईआर करवाई कि निकाह के वक्त इस मुलजिम ने ये ज़ाहिर किया कि मैं कमारा हूँ। और जब वो इस बच्ची के 2 बेटे थे, जब आबाद हुई थी उस वक्त, तो फिर पहली बीवी वो ले आया, उन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, और उससे भी एक बच्चा था। तो बहरहाल इसमें फोरेंसिक ने तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। जैसे उन्होंने कहा जी कि ये जो नोट है, ये एक फ़िक्स नोट है जो कि सरक नहीं सकती। तस्वीर में अगर आप देखेंगे, घुटनों के बल बच्ची बैठी हुई है। फिर उसके अंदर एक उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि प्रायर सस्पिशियस इंटरफेरेंस विद द नेक, क्योंकि नेक के ऊपर 2 शार्प किस्म के निशानात थे गोलाई की सूरत में। और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने ये अपनी इन्वेस्टिगेशन में लिखा कि इस बच्ची को पहले किसी तार, जैसे चार्जर की तार या कोई दीगर तार, किसी और चीज़ से गला घोंट के उसका पहले कत्ल किया गया है, और उसके बाद फिर इसको ख़ुदकुशी का दिखाने के लिए दिखाया गया। और एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड। मिसाल के तौर पे वो जो दीवान सोफ़ा पड़ा है वो बहुत हैवी होता है, और ये मुद्दई फ़रीक का ये मौक़िफ़ है, क्योंकि उस बच्ची को पिछले 4-5 माह से अपने वालिदैन से नहीं मिलने दिया जा रहा था, राब्ते में भी नहीं थी। तो मुद्दई फ़रीक का कहने को, उनकी बच्ची ने जब लास्ट टाइम बात की, शी शेयर्ड के शी वॉज प्रेगनेंट, तो उस वक्त ये भी बात आई कि एक कुर्सी भी वहाँ मौजूद थी, तो वो कुर्सी रखना ज़्यादा आसान था बनिस्बत पूरे सोफ़े को दीवान तो एक शख्स से तो उठता ही नहीं है, वो इतना भारी वो है, आप उस पिक्चर में भी देख सकते हैं। सिमिलरली एक और दुपट्टा पड़ा हुआ था जो कि ईजी उसकी नोट लग सकती थी। ये कॉटन का एक मोटा कपड़ा था। फोरेंसिक ने इस पे भी कहा कि ये जिस ऐसा, और इतनी देर तक अगर कोई लटके रहेगा तो गर्दन में सोजिश आ जाएगी, उस काफ़ी देर तक जब चोक हो जाएगा यहाँ से गला। तो बहुत सी एविडेंसेस के बाद पहला स्टेप तो ये क्लियर हुआ कि ये एक ख़ुदकुशी नहीं है, ये एक मर्डर है। ओके, अब मैं चाहूँगा यहाँ पर नाज़रीन के लिए कि इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी कोर्ट्स में आ रहे होंगे, तो वो उन काउंटर आर्ग्यूमेंट का आपने किस तरह मुकाबला किया? कि काउंटर आर्गूमेंट्स इन्होंने तो बहुत दिए। उन्होंने कहा जी कि हम अपने 2 बच्चों की वालदा को क्यों करेंगे। तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने वो पूरे हालात व वाक़यात देखे कि ये इनके मियाँ और बीवी के आपस में ताल्लुकात क्या थे। ये बच्ची, जब पहली बीवी का डिस्क्लोज़ हुआ, ये 2019 में इस बच्ची की शादी हुई थी। 2020 में इस बच्ची ने अपने माँ बाप के घर आ गई, और फिर ये बात भी इन्वेस्टिगेशन में आई। उस बच्ची ने एक केस दायर किया ख़र्चा नान नफ़का का। इस बच्ची ने BZ यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया कि चले मैं अपना टाइम गुजारती हूँ। इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि मुलजिम ने रब्ता किया अपनी इस बीवी से कि अगर तुम घर नहीं आओगे तो मैं फिर शादी कर लूँगा एक और। तो वो बच्ची को फिर वहीं से डायरेक्ट लेकर, तो मतलब कि सारे हालात व वाक़यात जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पहला तो स्टेप ये आ गया कि ये एक ख़ुदकुशी नहीं है, ये एक मर्डर था। सेकंड ये स्टेप था कि अगर ये मर्डर है तो फिर ये मर्डर किसने किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोर्ट के पास अब मुद्दई फ़रीक ने तो 6 मुलजमान के नाम लिखवाए। अब कोर्ट को डिटरमिन करना था। कोर्ट के लिए ये एक सबसे अहम पहलू था कि यहाँ तक तो फोरेंसिक टीम ने अपनी राय दे दी कि ये एक ख़ुदकुशी नहीं, ये कि मर्डर था। तो फोरेंसिक टीम ने मज़ीद इस मर्डर को करने के लिए क्या एविडेंसेस पेश किए। वो जो नोट थी जो उस बच्ची की गली में थी और जो पंखे की तरफ से थी, उस नोट पे 3 मुलजमान के DNA आए, उसके शौहर के, उसके देवर के और उसकी सास के। ये DNA उस कपड़े पे आए। सिमिलरली वो जो बच्ची के जो नाखून हैं उनसे स्वैब्स लिए गए। अल्लाह ताला ने DNA का सिस्टम ऐसा बनाया कि हमारे बाल, हमारी हड्डी, खून, हमारा लुआब, कहीं से भी हम कोई सैंपल लेंगे DNA से सेम होगा। तो उस बॉडी के, उस बच्ची के नाखूनों में जब सैंपल्स लिए गए और बाद में जब रिपोर्ट आई तो बच्ची के नाखूनों में शौहर का और उसके देवर का DNA पाया गया। मीनिंग देयर बाय शी रेजिस्टेड, उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, हाथ पकड़ा, हाथ से रोका तो उसके नाखून में यह।
सो हेयर इट केम के ये जो इन मुलजमान के डीएनए वहाँ से है, उसकी सास के है। जो बकिया 3 मुलजमान हैं उनके क्योंकि डीएनए नहीं आए थे, उनको भी इन्वेस्टिगेशन में उनको कहा जी कि हमारे पास ऐसी ठोस शहादत नहीं है। तो कोर्ट ने जिन 3 मुलजमान को समझा कि ये 3 एक्टिवली थे उनको सज़ा दी और बाकी 3 को शक का फ़ायदा देते हुए बरी किया है। उसमें भी हम देखेंगे कि हम उसकी अपील, हमारे पास राइट है कि हम उसको आपने करना इरादा है आप लोगों का कि आप करेंगे उनके खिलाफ? अभी डिटेल्ड जजमेंट आज इंशाल्लाह हमें मिल जाएगी रात, क्योंकि हम सारे कोर्ट में मौजूद थे तो उस वक्त एक शॉर्ट ऑर्डर हमें जो पता लगा। डिटेल्ड जजमेंट इंशाल्लाह आ जाएगी, हम उसको पढ़ेंगे और इंशाल्लाह कोर्ट की जो रीजनिंग है उसको देखने के बाद हम फैसला करेंगे कि हम मरकज़ी मुलजिम को और सज़ाओं के बारे में ज़रा बताइए कि क्या 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 सज़ा दी गई है? जो मरकज़ी मुलजिम है, जो उसका शौहर है, उसको सज़ाए मौत दी गई है, उसकी सज़ा। उसका जो देवर है उसको उम्र कैद और उसकी जो सास है उस बच्ची की, उसको भी उम्र कैद की सज़ा। इन ज़रा टाइम फ्रेम समझा दीजिएगा, उम्र कैद को भी ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिएगा क्योंकि नाज़रीन को ज़रा समझ आ जाए कि ये सज़ा क्या होती है, क्या इसमें मुशक्क़त भी होती है, और जो बाकी 2 मुलज़मान हैं उनके सज़ा को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा उम्र कैद। तो देखिए मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारे ये भी डिस्कशन हो रही थी कि जी अगर मियाँ को सज़ाए मौत दी गई है तो उसके देवर को उम्र कैद क्यों दी गई? कुछ जज्बाती लोग या कुछ लोगों का कहना है कि जी सब कुछ सज़ाए मौत दे देनी चाहिए। बात यह है कि देखें, जब कोर्ट पहले तो जब डिटरमिन कर लेती है कि प्रोसिक्यूशन हैज़ सक्सेसफुली प्रूव्ड देयर केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो उसके बाद कोर्ट ये समझती है कि अब ये ही इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 302। अब 302 की 2 पनिशमेंट्स हैं। एक तो है कि डेथ की, एक है उम्र कैद की, और ख़ैर वो फिर डिटेल्स हो जाएंगे, टेक्निकलिटीज़ हैं, मैं आपके नाज़रीन के फ़िलहाल मैं 2 में बता देता हूँ। तो देखें, कोर्ट ने देखा इस हर केस में मोटिव देखा जाता है कि क्या वजह है। आप देखें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने ये जो हमारी GITs में बनी SP रैंक के अफसरान की, उन्होंने तमाम शवाहिद को देखते हुए, सरकमस्टेंसेस को देखते हुए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन फाइनलाइज किया कि शी वॉज मर्डर्ड बाय हर हस्बैंड और उसका जो देवर है, एंड लेटर ऑन सास के साथ मिलकर उसको लटकाया गया। तो कोर्ट ने जो जिसका सबसे ज़्यादा किरदार जो उसका शौहर था उसको सज़ाए मौत दी। कोर्ट की डिस्क्रिशन है, उसके देवर को उम्र कैद दी, और आई बिलीव शायद फीमेल का एक रीजनिंग देनी पड़ती है, तो शायद फीमेल की वजह से उसकी सास साहिबा को या एज की वजह से उम्र कैद की सज़ा दी। दूसरा आपने क्वेश्चन किया जी उम्र कैद से मुराद क्या ये उम्र कैद है? ऐसा नहीं है, अभी 25 ईयर्स कंसिडर किया जाता है उम्र कैद को कि जी 25 ईयर्स की उम्र कैद है, और ये है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि आपके एक्सपीरियंस से क्या ये केस थोड़ा लंबा हुआ या बर वक्त इसका फ़ैसला आ गया है, या इससे पहले आ जाना चाहिए था? देखिए, ये इस केस की अहमियत की वजह से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस केस को डायरेक्शन दी कि इसको 1 महीने में फ़ैसला करें। ये डायरेक्शन कहीं जून में आई, लेकिन कोर्ट ने भरपूर कोशिश की कि 1 महीने में हो जाए। कोर्ट ने फिर एक्सटेंशन मांगी कि इट्स अ लॉन्ग केस और हमें गवाहान, क्योंकि एम्पल टाइम देना था, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने टाइम भी दिया। तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने फ़ैसला एक टाइम पे दिया, बहुत ज़्यादा तवील नहीं है। अब कोर्ट ने दोनों फरीकैन को बहुत तसल्ली से सुना है, और दोनों को अदालत सिर्फ मुद्दई की बात नहीं, अदालत ने मुलजिमान से भी कहा आप कोई गवाह अपनी डिफेंस में लाना चाहते हैं आप लेकर आएँ। लेकिन अगेन वो उस मेड के बारे में क्या बना? वो जो यही बात है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने, कोर्ट ने, जब एक मुलजिम एक मौक़िफ़ लेता है कि जी उस मेड ने दरवाज़ा नॉक करते, वो मेड मुलजिमान ने पेश नहीं की। सिमिलरली इस केस में एक और बात ये आई कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये आई कि जब अभी जो DNA जिस कपड़े पे तीनों मुलजिमान का है, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कहा कि ये फिर DNA कैसे आ गया। देखिए, लेडीज़ के जो हमारे ये सोशल बिहेवियर है, हमारे घरों में बच्चियां हैं वो अपने जो बिलोंगिंग्स हैं उनका बड़ा ख्याल करती हैं, ख़ास तौर पे जॉइंट फैमिली सिस्टम में, कि जी हमारे कपड़े मिक्स ना हो जाएं, फिर बिला वजह की बहस होगी कि जी मेरा दुपट्टा आपका, ये मेरा है। तो बच्चियां ख्याल करती हैं चीज़ों को। तो जब DNA आया, उसके उस चादर पे, उस कपड़े पे देवर का DNA क्या कर रहा है? अच्छा, फिर सास का DNA क्या कर रहा है? तो उन्होंने ये मौक़िफ़ लिया कि जी कोई इस्माइल शॉल की शॉप है गुलगश्त में, तो जी वो उसको इन्वेस्टिगेट करें। जी ये तो शॉल वो ये नंद और मरने वाले बच्चे ख़ुद लाई, फिर वो पहले हमारी अम्मी ने देखी, तो फिर वो उन्होंने कहा चलें आप इस बच्ची को भेज दें, ठीक है शॉल, तो इसलिए वो DNA आ गया एक मुलाजिम का।
वो इस्माइल श्रॉफ वाला भी डिफेंस की तरफ से पेश नहीं किया गया, जो कि उनके इस मौक़िफ़ की तायद करता कि जी हाँ जी ये शॉल इस तरह आई थी और इस तरह गया। और कोई तारिक नाम है, उन्होंने कहा जी हमारा मुलाजिम था, कि जी तारिक मुलाजिम था, तो उसके हाथ फिर वो जो साथ साहब है उन्होंने कहा ठीक है ये जाके बाजी सानिया को दे आओ, ठीक है शॉल, तो वो उस तारिक को भी नहीं पेश किया गया। सो कोर्ट ने, मैं आपको एक बात बताऊँ, अब ये जदीद दौर है और कोर्ट ने अब भरपूर तरीके से फोरेंसिक एविडेंसेस की रोशनी में, अनरिबटेबल एविडेंस है इसमें आप देखें, अगर मुद्दई के दिल में किसी भी किस्म का कोई रंज होता आपने, उसने तो उस वक्त तदफीन कर दी थी बच्ची की। ये तो फोरेंसिक की एविडेंसेस से सारी बात सामने आई है। और मैं समझता हूँ कि अभी रात से ये बात सोशल मीडिया पे हो रही है कि हमारे यहाँ नॉर्मली ये बिहेवियर होता है कि यार बच्ची फौत हो गई, तो वापस नहीं आएगी। यही पूछना मैं समझता हूँ, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ वालिदैन को जिन्होंने देखें कब्र कुशाई कराना बड़ा एक तकलीफ दे मरहला है। बच्ची को मनो मिट्टी नीचे और दोबारा वो कब्र से निकालना और पोस्टमार्टम। अदर पार्टी इज अंडर कंसिडरेशन, आर दे गोइंग टू कंटेस्ट दिस इन द हायर कोर्ट्स और नॉट? उनकी मर्जी है, लेकिन नॉर्मली मुल्जिम करते हैं, अपील करते हैं। कोई भी मुल्जिम, जाहिर बात है, वो एक कोशिश करता है कि वो अपील करे। वो अब उनका राइट अपील करने का है, हमारा उसे अपोज करने का है। अच्छा जनाब, जैसे बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया जाता है कोर्ट्स की तरफ से, बाकी 3 मुल्ज़िमान को दिया गया, इसमें जो जैसे आप बता रहे हैं कि फिंगरप्रिंट्स मिले, वैसे टेक्निकल ये फोरेंसिक डिपार्टमेंट से पूछा जाना चाहिए सवाल, क्योंकि आप इस केस को प्लीड कर रहे थे, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो जो DNA के वाकई एक आता है कि अगर एक घर में होके हुआ कपड़ा, उसके बाद फिंगरप्रिंट्स भी आएंगे, DNA भी आएंगे, जॉइंट फैमिली का, फिर आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या दिया था? देखिए ये उनका केस है जी कि हमने किसी को हाथ नहीं लगाया। ओके इट वाज देयर आर्गुमेंट। ओके हम ये उस घर मुल्ज़िमान का, कमरा उस मुल्ज़िम का, ओके वो घर में इजीली फिर रहे हैं। मुद्दई तो अपने घर है बेचारा, उसको तो नहीं पता इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। इट वाज देयर केस। पुलिस वालों ने कहा, PFS वालों ने कहा क्या आपने किसी चीज को छुआ है? उन्होंने कहा हमने नहीं छुआ। नो ओके। और तो वो DNA कैसे, सबसे अहम चीज देवर का नाखून में क्या कर रहा है DNA, देवर का, बिल्कुल, भाभी का रिश्ता। यस एग्जैक्टली। अभी डिटेल जजमेंट आएगी इंशाल्लाह, वो हम इसको नेक्स्ट किसी उसमें। शरिया साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। नाज़रीन, एक बहुत ही दिल दहला देने वाला केस था। अमूमन शरिया जब से ऐसे बता रहे थे कि बहुत टाइम लग जाता है इस तरह के केसेस को कंक्लूड होने में, लेकिन ऑनरेबल जो जजेस थे और कोर्ट्स थी, उन्होंने काफ़ी जल्दी जो है वो इस केस का फैसला सुनाया। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारे साथ मजीद भी गेस्ट होंगे, सो वी विल बी राइट बैक।